हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। हमने चंडीगढ़ पीजीटी मैथ के लिए और DTSSB पीजीटी मैथ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की हुई थी। तो लगभग हमने 1 to 60 क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई होप आपको वो सही से समझ में आए होंगे और आपको वो सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो चलिए उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास है 61 क्वेश्चन। इफ़ S इज इक्वल टू ABCD एंड R इज इक्वल टू A, हमारे पास ये रिलेशन है A, B, C, D, AB, BC, CB, देन R इज। तो हमारे पास जो ये रिलेशन होगा ये कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास डिफाइंड किया हुआ है और एक SA सेट है जिसमें ABCD हमारे पास ये 4 एलिमेंट है। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा, इक्विवेलेंस होगा यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या कहता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिलेशन। ए तो यानी कि A B C और D, क्या ये हैं A B C और D हमारे पास इस रिलेशन में ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, A का B के साथ रिलेशन है तो इम्प्लाई करेगा B का A के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो A का B के साथ रिलेशन, तो B का A के साथ भी है, B का C के साथ रिलेशन, C का B के साथ भी सेट में बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक भी ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है तो वो इम्प्लाई करता है A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास A और इस रिलेशन में से जो ये हमारे पास गिवन है इसमें से A B हमने ले लिया, B C हमने ले लिया, क्या इसके अंदर A से बिलोंग करता है, इस सेट के अंदर नहीं करता। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ F R गिवन बाय F ऑफ X 4x+3 देन F इनवर्स निकालना है। मैंने आपको बताया था जो अगर हमें F इनवर्स निकालना है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, Y। F इनवर्स X इज इक्वल टू वाई, तो X हमारे पास क्या हो जाएगा, F ऑफ Y। तो जहाँ पर भी X है वहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, F ऑफ Y, यानी कि Y पुट करेंगे। 4y+3 यहाँ से X, Y की वैल्यू निकालनी है। F ऑफ इनवर्स X इज इक्वल टू किसके है, Y के है। तो Y की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से Y की वैल्यू x-3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो ये किसके इक्वल है, f इनवर्स x के इक्वल है। तो हमारे पास ये f इनवर्स x जो होगा वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स x, y की वैल्यू अभी हमने निकाली है x-3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे y में है तो x की जगह हम y वापस से पुट कर देते हो, तो यहाँ पे x की जगह y रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y-3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, FR डिफाइंड बाय F ऑफ X इज इक्वल टू 8x, देन ये हमें बताना है कि 1 1 है, ऑन 2 है या 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो 1 1 के लिए हम कैसे चेक करेंगे, F ऑफ X1 वही डिफरेंट इमेज अगर इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। 1 1 की डेफिनेशन ये कहती है, या डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि इमेज दोनों की सेम है तो वो एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि हम ये लेके चलते हैं 8x1 इज इक्वल टू 8x2, तो यहाँ से 8 कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल टू x2। तो यानी कि ये हमारे पास f ऑफ x1 था, ये f ऑफ x2, सेम इमेज तो सेम एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, 1 1, ठीक है। 1 1 बन गया तो ये मैनी 1 नहीं बनेगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। नोट बोथ वाला ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम देखेंगे कि कोडोमेन जो है हमारी, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर ये ऐसे हो जाता है तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा,
ऑन टू बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है आर आर, यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे 8x की वैल्यू किस में से आएंगी, आर में से, यानी कि कोडोमेन में, डोमेन में से। ये डोमेन होती है हमारे पास, डोमेन, और ये कोडोमेन। डोमेन में से वैल्यू आएंगी x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, 8, 16, 24 अप टू सोन ऐसे चलती जाएंगी। और यहाँ पे मतलब इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि रियल नंबर का सेट है। अब आप देखो, जब हम 8x को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो जो इमेज आती है वो क्या आती है, इसकी क्या आएगी हमारे पास, इसकी इमेज 8 फिर 16 फिर 24 जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो आप, हमारे पास ये सारे एलिमेंट को क्या कवर कर देगा, जो इसकी रेंज आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 के मल्टीपल आएंगे ना सारे, जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू -1 -2 1 2 3 4 जो भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 8 के होंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 होंगे। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑन टू को चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, ऑन टू को चेक करने का दूसरा तरीका ये है, हम इसको मान लेते हैं f(x) को हम मान लिया y, तो y इज इक्वल टू 8x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y/8 आ जाएगी। और ये x किस में से आ रहा है हमारे पास, डोमेन में से। x हमारे पास किस में से आ रहा है, डोमेन में से। अच्छा, अब ये देखो f(x) यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की क्या आएगी, 8 इंटू y/8, और ये हमारे पास किस में से आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, कोडोमेन में से। ठीक है, x इज इक्वल टू y/8 तो हमारे पास किस में से आ रहा है सॉरी, डोमेन में से, और जो 8 इंटू y/8 है वो किस में से आ रहा है, कोडोमेन में से। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इज इक्वल टू y, यही तो कहता है कि हमारे पास एक परी इमेज हमारे पास एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट ऑन टू का यहाँ से खाली नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन x की वैल्यू हमने निकाली y/8, ये तो डोमेन की आ गया जो x बिलोंग करेगा, और 8 इंटू y/8 ये किसका आ गया, कोडोमेन का गया। तो यहाँ से क्या कंसीडर हुआ, क्या निकला हमारे पास रिजल्ट, कि f(x) इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, y, और y किस में बिलोंग करता है, r में, तो इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(a) to b g(b) to c are 1 1 then गोफ a to c इज इक्वल टू, यहाँ पे c है, जो गोफ है हमारे पास, गोफ a to c। ठीक है, मैंने बताया था गोफ कैसे निकालते हैं, f की स्टार्टिंग और g की एंडिंग, तो a to c हमारे पास ये मैपिंग बन गई। अब मैंने आपको रिजल्ट बताया था सब इंस्पेक्टर, s का मतलब सब्जेक्टिव, i का मतलब इंजेक्टिव, तो यहाँ पे फोग निकालेंगे और गोफ निकालेंगे। अगर हमारे पास गोफ मतलब ये दे रखा है कि f और g दोनों 1 1 दे रखे हैं, यहाँ पे भी f 1 1 है, यहाँ g 1 1 है, दोनों 1 1 दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो गोफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, जो गोफ होगा वो क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। और फोग जब G11 है तो फोग इंजेक्टिव होगा, और जब ये दोनों ऑन टू हैं तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा ये सर्जेक्टिव होगा। ये साइकिल हमारे पास ऐसे घूमता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे SI, तो F इन्होंने पूछा है GOF क्या होगा। अब यहाँ से F और G दोनों 1 1 है, तो हमें सिर्फ एक पता होना चाहिए, या तो F 1 1 होना चाहिए या G ऑन टू होना चाहिए। अगर G ऑन टू है तो जो गोफ है वो हमारे पास ऑन टू आएगा। ध्यान से सुना, अगर F 1 1 है तो जो गोफ की मैपिंग होगी वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 1। ये G और F डिसाइड करेंगे कि हमारा गोफ और फोग 1 1 होगा या ऑन टू होगा। अब इसने बोला F और G 1 1 है, G से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये 1 1 हो
या ना हो, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है F11 है और गोफ बताना है, तो यहाँ से हम F अगर 11 है तो यहाँ से जो ये हमारा गोफ है वो भी क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ट्रू बताना है। ये बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन है। देखो A क्रॉस B यूनियन सी क्या होगा, A क्रॉस B यूनियन, यहाँ पे लिख रखा है इंटरसेक्शन, तो ये गलत, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन ही आएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, तो इन्होंने लिख रखा है यूनियन, ये भी हमारे पास गलत हो गया। अब ये देखो A माइनस बी क्रॉस सी, ये कैसे खुलेगा, A क्रॉस C माइनस बी क्रॉस सी, ये हमारे पास क्या है, ट्रू। और फोर्थ क्या है, A क्रॉस B आएगा, यहाँ पे लिख रखा है A क्रॉस C, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था ये तो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इफ ए सेट ए इज सिंगलटन, मतलब ये जो सेट ए है वो सिंगलटन है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली सेट है। ऐसे हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट की नोटेशन है। पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, 2 की पावर। तो यहाँ पे ए सिंगलटन सेट है, तो यहाँ पे 2, इसके अंदर एलिमेंट नहीं है तो 0, दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ इसके अंदर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 एलिमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर 3 नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी आर हैविंग रिलेशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, देन हमारे पास ये क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से ये देख लो कॉमन क्या निकल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ से भी क्या कॉमन निकल रहा है, बी इज इक्वल टू सी। लेकिन ये बात याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हाँ, तो ये बात आप याद रखना, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन इन दोनों में जो ऑपरेशन लगेगा यूनियन और इंटरसेक्शन का, वो इक्वल टू, अगर हम किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो वो सेम होना चाहिए। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि कॉमन पार्ट को कैंसिल आउट करके बी इज इक्वल टू सी निकालेंगे। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर भी क्या है, यूनियन है। ये नहीं है कि मान लो हमारे पास ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और इसको कैंसिल आउट करके हमने बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ऑपरेशन आएगा यूनियन और इंटरसेक्शन का वो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकला, बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या निकला, बी इज इक्वल टू सी, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर 2 नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू 17 और एन वाई इज इक्वल टू 23, देन एन एक्स यूनियन एंड एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38, देन इसका इंटरसेक्शन बताना है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ पुट कर दो। 17 प्लस 23 हमारे पास कितने हो गई, 40, और माइनस 38 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट डी मॉर्गन लॉ, हमें बताना है कि इनमें से डी मॉर्गन लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब फॉर्मूला क्या है। ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, नहीं लिख सकते, ये हमारे पास गलत है। ए डैश यूनियन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, नहीं, ये कंप्लीट का हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे ए यूनियन, जो ए डैश यूनियन बी डैश है इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास ये क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड। जब इसको खोल लेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास गलत है। फोर्थ देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को चेंज करा इंटरसेक्शन में, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये डी मॉर्गन लॉ को सेटिस्फाई करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 400 प्लेयर्स 250 प्ले फुटबॉल्स एंड 200 प्ले क्रिकेट, देन हाउ मैनी पीपल प्ले बोथ दी गेम्स। ठीक है, तो हमें निकालना है बोथ गेम्स, एन इज इक्वल टू बोथ गेम्स इज इक्वल टू जो प्ले बोथ गेम्स, पीपल जो है वो दोनों गेमों को खेलते हैं, तो ऐसे कौन से होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू बोथ प्ले गेम्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन फुटबॉल के लिए एफ को डिनोट करते हैं, प्लस एन सी क्रिकेट के लिए, माइनस एन, क्या बोला इन्होंने, 200 प्ले तो क्रिकेट, 250 प्ले फुटबॉल, और बोथ जो टोटल प्लेयर हैं वो कितने हैं, यानी कि एन एफ यूनियन सी कितने हैं हमारे पास, 400
प्लेयर्स। तो ये कितना आ जाएगा 450, 250 प्लस 200 450 माइनस 400, यानी कि 50 जो पर्सन है वो क्या करते हैं, दोनों गेम को खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये क्या आएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास नल सेट यानी कि फाई। अब वो कैसे बनेगा, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था डी मॉर्गन लॉ का, तो वही डी मॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे। इसको हम एक बार नहीं छेड़ते हैं, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं डी मॉर्गन लॉ से, बी यूनियन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट। अब इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन, इंटरसेक्शन को क्या चेंज करेंगे, यूनियन, बी यूनियन सी, और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा फाई। यहाँ पर तो मान लो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल। इसको मान लिया हमने एक बार के लिए कंप्लीट को ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास क्या है ए, ये दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो गया फाई। तो यहाँ से ये क्या आ गया सिंगलटन सेट फाई। ठीक है, यानी कि नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इफ एफ जेड इज इक्वल टू ओ, मतलब ये बताना है एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वेयर देन, तो हमारे पास ये क्या होगा, मोड जेड स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता रखा है, ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये दोबारा फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब एक बार ध्यान से अपने आप निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल होता है, और मोड जेड हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम पाथ का यूज़ करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसने कॉन्टिन्यूटी तो पूछी नहीं है क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और डिफरेंशियल भी हमने प्रूव किया था एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट है, ए हमारे पास 1 2 3 4 है, बी में हमारे पास 2 4 6 8 है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। तो पहले ए यूनियन बी ही निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी जो है वो क्या आएगा, 1 2 3 4 6 और 8 हमारे पास आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, यूनिवर्सल सेट में देखो क्या बचेगा, क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट 5 7 और 9। ठीक है, इससे हट के एलिमेंट हमें चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कोस 3 माइनस ए, कोस ए माइनस 30 वेयर 3a एंड a माइनस 30 आर एक्यूट एंगल। ये क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल है। तो साइन 2a प्लस कोस 2a की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3a, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, इज इक्वल टू कोस a माइनस 30। तो यहाँ से 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 30। तो यहाँ से a की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 डिग्री। a की हमारे पास 30 डिग्री आ गई, तो इसमें पुट कर देंगे जो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 इंटू 2 साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। साइन 60 हमारे पास क्या होता है, √3/2 प्लस कोस 60 हमारे पास क्या होता है, 1/2। तो ये हो गया √3 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट क्यूब 2a प्लस 3 कोट 2a कोसिकेंट स्क्वेयर 2a अपॉन कोसिकेंट क्यूब 2a इंटू कोस 6a माइनस साइन 6a। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये उठाते हैं कोस 6a माइनस साइन 6a। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वेयर a क्यूब माइनस साइन स्क्वेयर a क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली हमारे पास क्या आइडेंटिटी होगी, a माइनस b a स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होगी। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर ए, बी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए, और ए बी की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसको पूरा सोल्व मतलब करके तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करके देखो क्या आएगी। इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कोस 4a प्लस साइन 4a प्लस ए बी, यानी कि कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ आया सभी को। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है, कोस 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करें हमने, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। इसको थ्रू आउट सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी हमारे पास थ्रू आउट क्या वैल्यू आएगी, कोस 2a 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम अब यहाँ ऊपर से देखो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, कोट 2a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कोट 2a कॉमन ले लो। तो यहाँ से कोट 2a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कोट 2a अंदर बचेगा, कोट स्क्वायर 2a प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 2a अपॉन ये कोसिकेंट स्क्वायर 2a, एक कोसिकेंट को हमने लिख लिया अपॉन साइन 2a। ठीक है, और यहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, कोस 2a 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे क्या करना है, यहाँ से कोस 2a से हमारे पास ये क्या है, कोस 2a बाय साइन 2a, कोट 2a हो गया, तो ये हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब हमारे पास ये है, क्या बचा अंदर, कोट स्क्वायर 2a प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 2a। कोट स्क्वायर 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1, ये लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको क्या आएगा, इसको लिखेंगे तो कोसिकेंट, इसको लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1, ये हमने लिखा है कोट 2a को। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1 आइडेंटिटी यूज करी है, प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 2a अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर 2a, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बचा था ना नीचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वहाँ पर 1 माइनस, डिवाइड करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 3 और 1, यानी कि 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1, ऊपर तो हमारे पास ये आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या होगा, देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 ऊपर हमारे पास ये आएगा, 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2a आ जाएगा ऊपर, 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2a इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 2a। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो इसको सोल्व करके हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, यहाँ से देखो इसको हमने लिखा 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1, 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2a माइनस 1 अपॉन, यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास, 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2a, इसको कॉमन लेंगे तो माइनस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 2√3 साइन ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देन वैल्यू ऑफ कोस ए बाई टू साइन ए बाई टू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 तो अलग लिखेंगे, 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के इक्वल, फॉर्मूला ये हो गया √3, और ये अभी हमने पता किया था कोस 2a के इक्वल, तो यहाँ से साइन बाय कोस, ये कोस इधर आ जाएगा कोस 2a, और यहाँ पे हमारे पास 1/√3 हो जाएगा, ये कोस 2a हम उधर ले गए, तो यहाँ से ये हो गया टेंजेंट 2a, तो ये हो गया टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 1/√3, तो 2a इज इक्वल टू टेंजेंट 1/√3 किस पे वैल्यू होती है, 30 पे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो a हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कोस 15/2 साइन 15/2, अब इसकी वैल्यू तो हमें याद भी होनी चाहिए, और अगर ना भी याद हो मान लो, तो हमारे पास एक तरीका है, इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कोस ए साइन ए का साइन 2a का फॉर्मूला आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोस ए और साइन क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय 2, दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कोस ए साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन 2a, नीचे क्या आ जाएगा 4, और साइन 2a यानी कि साइन 30 डिग्री, a की वैल्यू 15 थी, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू यानी कि 1/2, तो 1/8 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको जितना हो सके हमें ये क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए, भी हम सिंप्लीफाई कर सके, जितना भी हो सके उतना आसान बनाने की हमें इसको कोशिश करनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट 8a टेंजेंट a प्लस टेंजेंट 6a अपॉन 4 टेंजेंट 10a माइनस टेंजेंट 6a। अब देखो आपको ध्यान होगा हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, टेंजेंट साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी का, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूलों से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सीकेंट 8a साइन a प्लस बी साइन 16a अपॉन साइन a माइनस बी साइन 4a। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास है ही, तो जब हम इसको फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8 2 16 होता है, फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2a का, तो साइन 2 का 2 साइन 8a कोस 8a अपॉन यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको देखो सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2 साइन a, यहाँ पे अगर एंगल डबल है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन दोनों में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी इज इक्वल टू कोस 4a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 p1 हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म क्या है 6। अब देखो n की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास 6 आंसर आना चाहिए, इन ऑप्शन को देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 1 + 1 2 1 + 2 3, तो यहाँ पे भी ये 6 दे रहा है, और देखो 1 + 1 2 2 + 1 1 + 1 2 2 + 1 3 और 3 + 1 4, यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा, ये कैंसिल। यहाँ पे देखो 1 1 + 6 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 1 + 3
और 1+6 ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास 6 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और मान लो अगर कोई दो ऑप्शन सेम आ जाए, मतलब सेम वैल्यू दे, तब क्या करेंगे, तब n की जगह 2 पुट करके देख लो। तो यहाँ पे P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 9 × 18। तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होगा, 24। ठीक है, तो अब ये देख लो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24। इनमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन मतलब n = 2 से हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द स्टेटमेंट, ये बताना है n की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रू होगा। तो ठीक है, ये 79 क्वेश्चन तो हमारा रह गया। तो इसमें क्या है, 79 में 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80th। इसमें क्या है, इस टाइप के अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये पूछे कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, तो वही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट से n हमारे पास बिलोंग करता है। तो यहाँ से देखो, इसको n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P ऑफ n = 1, तो ये 1 फैक्टोरियल लेस देन 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये n की 1 वैल्यू के लिए ट्रू होगा, और जो ये जो n है ना वो इस यहाँ पे आएगा, इसके मल्टीप्लाई में है ये n, गलती से यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इनटू में 1, तो ये ट्रू है नहीं, 1 = <1 होता है, नहीं होता, तो n = 1 के लिए ट्रू नहीं है। तो सेकेंड डी ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। अब हम पुट करेंगे n = 2, n = 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल लेस देन 2 + 1 3/2 × 2, 2 < 3, तो ये तो हमारे पास ट्रू है, तो ये n की 2 के लिए हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसकी हमें बतानी है, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं है, ये जनरल है, जनरल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 1 + 1/1, इसको ये आ जाएगा 1 + 1 2/1 इंटू 2 + 1 3/2 इंटू 4/3, यहाँ पे हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय n। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल, नेक्स्ट से नेक्स्ट, तो ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, n + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ये किससे डिविजिबल होगी, तो यहाँ पे वही मैंने बोला था n को क्या रखेंगे, n = 1, तो डिविजिबल बाय x - y, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, x - y से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू, n इज ग्रेटर देन 1। अब हम इसने बोला है n ग्रेटर देन 1 के लिए हमें बताना है कि ट्रू होगी या नहीं होगी। तो n ग्रेटर देन 1 के लिए, तो n = 1 के लिए हम इसको देख नहीं सकते, तो n = 2 से हम देख लेंगे। n = 2 से हम ट्राई करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल लेस देन, यहाँ से देखो 2 + 1 यानी कि 3/2 ⁻², तो ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल लेस देन 3 3 = 9/4। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास ट्रू हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए ट्रू हो गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट 5⁻2n - 1, ये अभी हमने किया था, x⁻n - y⁻n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x - y। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 5 5 = 25⁻n - 1⁻n, तो ये हमेशा डिविजिबल बाय 25 - 1 यानी कि 24। ठीक है, तो ये हमेशा 24 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इज द, वही हमने ये बताया था, मैंने इसके लिए 2 ऑप्शन लिए हैं क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो यहाँ से वही सेम n को 1 पुट करेंगे। n को 1 पुट करने के लिए देखो क्या आएगी वैल्यू, जब हम n को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, 1 × 2 यानी कि 2 आना चाहिए। n को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 ये तो 0, ये 2 वैल्यू दे रहा है, ये भी 2 वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो अब मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, n = 2, देखो n = 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 + 2 × 4 × 8 यानी कि क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब 10 देखो, यहाँ पे हमने n की जगह 2 लिया, तो 2 - 1 2 × 4, 4 + 2 ये कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, और ये कितना हो गया n + 1
8 + 2, ये हमारे पास कितना हो गया 10। तो हमारे पास इसका क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। अगर फिर भी हमारे पास ये n = 2 रखने पर ट्रू आ जाती हैं तो फिर n = 3 के लिए हम करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3^2n + 1 + 2^2n + 2 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय। तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम सिंपल n = 1 रख के देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ये n = 1 रखेंगे तो 27 + 8 = 35। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और 7 से भी। ठीक है, 3 और 2 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये सेकंड और 4 कैंसिल। तो n = 2 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू देगा 259। और ये देखो 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड तो नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू 5 से डिवाइड होगी तो उसके लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वह 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ये 5 से डिवाइड नहीं है, तो ये किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n 9p5 + 5 × 9p4 = 10pr, देन r की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। ये p का मतलब यहाँ पे परमुटेशन है और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल 9 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल + 5 × ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और इसको हम ऐसे ही रख देते हैं 10pr। अब ये देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 5। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 × 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल = 10pr। अब यहाँ से देखो 10pr, इसको ऐसे इस शेप में लाने के लिए, ऐसे इसकी शक्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से 5 2 क्या हो गया 10, यानी कि 10 × 9 हो गया। तो 10 × 9 को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और यहाँ से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 10pr। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 10p5। तो यहाँ से r कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ऑप्शन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ये हमारे पास 2 वेक्टर दे रखा है, इनकी एडिशन करके हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है इन दोनों के एडिशन करो, फॉर्मूला क्या होता है r1, इन दोनों के एडिशन r1 + r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 + r2, क्योंकि इन्होंने बोला है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इनका निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखो r1 + r2 हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, r1 + r2 की वैल्यू क्या है 3 - 4, कितना हो गया -i और यहाँ से -2 + 4 यानी कि +2j अपॉन ये हमारे पास क्या हो गया 1 का स्क्वायर +2 × 2 = 4 यानी कि √5। देखो अब कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 89, इफ x - a × x + a = 8 एंड मोड ऑफ a यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a = 1, देन x विल हैव वैल्यू ऑफ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, a - b a + b का होल स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 + 1 यानी कि 9। मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ±3, और वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड यानी कि 3 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये सीरीज़ हम आज यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आज अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।